जय ज्योति जय भीम। वंचित आवाज में आपका स्वागत है। वंचित आवाज एक आगाज है। यह उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई, वंचितों की आवाज। आज हमारा चर्चा का मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसके परिणाम। इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए उपस्थित बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी। वामन मेश्राम जी, हमारा रिसर्च में हमको ऐसा पता चला है कि आप ईवीएम के विरोध में रैली कर चुके हो और अभी भी आपका आंदोलन जारी है। पर हमारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये बोलता है कि चुनाव आयोग और भारत सरकार का ये कहना है कि ये ईवीएम मशीन दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे यूनिक सिस्टम है और यह देश को गर्व महसूस करवाने वाला सिस्टम है। इसके खिलाफ में आप क्यों आंदोलन करना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कंडक्ट करवाना गर्व और गौरव की बात हो सकती है। मेरे लिए भी गर्व और गौरव की बात है, मगर ईवीएम मशीन के विरोध में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि केवल मात्र ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव फ्री एंड फेयर करना संभव नहीं है। पर ईवीएम मशीन और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन जोड़ने का आदेश दिया। पर मेश्राम जी, ईवीएम मशीन के ऊपर 2004 से लेकर अब तक सारे पार्टियां लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, हार चुके हैं। अब तक ईवीएम मशीन तो सही चल रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में निर्णय दिया है और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेकर गए थे। अच्छा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी डिसीजन दिया है और एक बार डिसीजन देने के बाद ईवीएम मशीन फुल प्रूफ है, यूनिक है, ऐसा कहने का कोई मीनिंग नहीं रहा है, क्योंकि जब तक ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन नहीं जोड़ी जाएगी, केवल ईवीएम मशीन यूनिक नहीं है। ईवीएम मशीन में और पेपर ट्रेल में क्या अंतर है? ईवीएम मशीन का सबसे बड़ा फॉल्ट यह है कि उसमें वोटर्स जो है, जिस कैंडिडेट को वोट डालता है उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर रजिस्टर्ड होगा, इसकी गारंटी नहीं है। वो कैसे? क्योंकि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। जैसा कि हम पेपर बैलेट में वोट करते हैं तो हम देखते हैं। हाँ, ईवीएम मशीन में ऐसा नहीं होता है। ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन नहीं होता है। अच्छा। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई थी, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी भी यही कहती है कि इसमें भौतिक सत्यापन नहीं होता है और भौतिक सत्यापन ना होने की वजह से ही करोड़ों लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो गई थी। इसी वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल की मशीन जोड़ने का आदेश दिया। पेपर ट्रेल के बगैर ईवीएम मशीन, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। यदि आप चाहे तो मैं वो डिसीजन पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि लोगों को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। प्लीज पढ़कर सुनाइए। मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर। फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस्ड बाय बोथ द साइड वी आर सेटिस्फाइड दैट द पेपर ट्रेल is an indispensable requirement of a free and fair election। इसका मतलब यह है
कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना कंपलसरी अनिवार्य है, इंडिस्पेंसेबल। यानी इंडिस्पेंसेबल का मतलब है कि इसके बगैर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। पर 2013 अक्टूबर का बात आप कर रहे हो, 2014 में चुनाव हुआ था और देश का सबसे बड़ा चुनाव हुआ था जिसमें बहुत सारा पब्लिक इंटरेस्ट था। 2014 का चुनाव हुआ, मगर बहुत दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन जोड़ने का जो आदेश दिया था वो भारत सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर अमल नहीं किया। बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने और भारत सरकार ने उस पर अमल नहीं किया, और जो अमल किया वो 0.33% किया, और वो भी उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र नागालैंड मिजोरम का है। मैं ये मानता हूं कि जानबूझकर भारत के अन्य राज्यों की प्रजा को पेपर ट्रेल मशीन के बारे में जानकारी ना हो, इसलिए कॉन्शियसली ये नागालैंड मिजोरम के एरिया में इसे लगाया गया, और वो भी केवल 0.33%। 0.33%, यानी ये आधा % भी नहीं लगाया। इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए आदेश का उल्लंघन है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका पूरा अमल करना पड़ेगा। भारत सरकार को और इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से अमल में लाना चाहिए था, मगर भारत सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से इस पर अमल नहीं किया। मेश्राम जी, फिलहाल अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं जाएगा मत। वंचित आवाज में आपका फिर से स्वागत है। मेश्राम जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर यूपीए का सरकार है और अमल करने का अधिकार यूपीए के हाथ में है तो वो बीजेपी को जीतने क्यों दिया था? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था उसमें 2004 और 2009 के चुनाव में इलेक्शन में ईवीएम मशीन के साथ फ्रॉड करके कांग्रेस ने चुनाव जीता, ये आरोप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर लगाया था। और उन्होंने 2009 का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था इसी आरोप से। और मेरे पास में उसका वीडियो क्लिप है, अच्छा, एविडेंस के रूप में, कि मैंने 2009 का चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि ईवीएम फ्रॉड है। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का वीडियो क्लिप मेरे पास में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप कांग्रेस पर लगाया था और इसके बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पास में बहुत सारे सबूत थे, और वो सबूत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सादर किए थे। अच्छा। और इस वजह से कांग्रेस के सामने यह संकट खड़ा हो गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन एविडेंसेस के आधार पर फैसला देती है तो जिस तरह से जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को असंवैधानिक घोषित किया था, उसी तरह से भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और यदि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को असंवैधानिक घोषित किया जर्मन के सुप्रीम कोर्ट की तरह, तो 2004 और 2009 की सरकार असंवैधानिक घोषित हो जाती। और अगर ऐसा होता तो उस सरकारों के द्वारा जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैसले लिए गए वो सारे फैसले भी रद्द होते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते। ये मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता। और इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस के साथ, कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया। मेश्राम जी, आप जर्मनी का रेफरेंस लिए है, पर यह सवाल जब एसवाई कुरैशी जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनको जब पूछा गया एक मीडिया चैनल ने, एसवाई कुरैशी जी कहते हैं कि जर्मनी कोर्ट ने रिसेंटली उसको असंवैधानिक घोषित किया,
पर भारत का कोर्ट ने बहुत पहले इसको असंवैधानिक घोषित किया था, क्योंकि इसके समर्थन में लॉ नहीं था, और वो लॉ में अमेंडमेंट ला लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। अमेंडमेंट लाने के बाद में ईवीएम मशीन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो आप कैसा कह सकते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है? ईवीएम मशीन का यूज करना कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल हो सकता है, मगर इससे अपने आप में ईवीएम मशीन लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है। ईवीएम मशीन के अंदर अगर वो इक्विपमेंट नहीं है जिसके द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सकता है केवल कानून से, अगर मान लो कानून ईवीएम मशीन को यूज करने की अनुमति देता है, एक बात है। दूसरा, ईवीएम मशीन के अंदर अगर वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो दो चीजें अलग अलग है। फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाने के लिए क्या चीज रहना चाहिए? फ्री एंड फेयर कंडक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग का भौतिक सत्यापन होना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वोटर्स जिस कैंडिडेट को वोट डालता है उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। इसकी गारंटी होनी चाहिए, बिल्कुल इसकी गारंटी होनी चाहिए। ईवीएम मशीन में गारंटी नहीं है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर चुका है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में फैसला देकर यह कहा कि पेपर ट्रेल के साथ ही ईवीएम मशीन कॉन्स्टिट्यूशनल है। पेपर ट्रेल के साथ ईवीएम मशीन कॉन्स्टिट्यूशनल है। विद पेपर ट्रायल ईवीएम मशीन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 2013 में यह डिसीजन आया था, 8 अक्टूबर 2013 8 अक्टूबर को आया था। तो 2014 के चुनाव में वीवीपैट मशीन इंप्लीमेंट हुआ था, और महाराष्ट्र में हुआ था, और हरियाणा में हुआ था। अब आने वाला बिहार के इलेक्शन में भी ये इंप्लीमेंट होने वाला है, ऐसा हमारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? इंप्लीमेंट तो हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी आय वॉश करने की कोशिश है, क्योंकि 2014 के चुनाव में 0.33 पॉइंट लागू किया गया। इसका मतलब यह है कि 99.67% लागू नहीं किया। मैं अगर कैलकुलेशन आपको बताऊं तो 99.67% लागू नहीं किया, और 0.033% लागू किया। तो इसका दूसरा मतलब यह होता है कि 0.33 जगह फ्री एंड फेयर होगा। इसका मीनिंग मैं ये निकालता हूं। मेश्राम जी, बिल्कुल आपने सही कहा, पर ईवीएम मशीन वीवीपैट के बगैर फ्री एंड फेयर नहीं है, ये एक मुद्दा है। या ईवीएम मशीन में सही भी गड़बड़ी है, ये दूसरा मुद्दा है। क्या आपके पास ऐसा सबूत है ईवीएम मशीन में कभी टैंपरिंग हुआ है, ये कभी प्रूव हुआ है? ऐसा कोई सबूत आपके पास में है? इसके बारे में हैदराबाद में हरिप्रसाद के द्वारा प्रयास किया गया था, और हरिप्रसाद की कोई गलती ना होने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने उसको जेल में डाल दिया था। उसकी कोई गलती, उसने केवल वो जो ईवीएम मशीन है वो टेम्परिंग हो सकती है ये उसने करके दिखाने का प्रयास किया। ये केवल उसकी गलती थी, जो उसकी गलती नहीं बल्कि उसको रिवार्ड और अवार्ड देने जैसा काम था। उसने लोकतंत्र को बचाव करने का काम किया था। इसके अलावा हैदराबाद के और दूसरे लोगों के द्वारा भी रेपिंग इंडिया नाम का कार्यक्रम बनाया गया। वो रेपिंग इंडिया में भी इसको टेम्परिंग करते हुए दिखाया गया है, और ये लोग देख रहे हैं, अभी भी चल रहा है वो। मेश्राम जी, अगर इसलिए बेसिक मुद्दा ये नहीं है कि ईवीएम मशीन टेम्परिंग होता है या नहीं होता है, अभी ये चर्चा का विषय नहीं है। ईवीएम मशीन टेम्परिंग होता है या नहीं होता है, हैक होता है या नहीं होता है, ये 8 अक्टूबर 2013 के बाद ये मामला नहीं रहा है। ये 8 अक्टूबर 2013 के पहले रहा होगा, 2013 के बाद ये मामला नहीं रहा है। वाहन मेश्राम जी, फिलहाल अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हमारी चर्चा जारी रखेंगे। वंचित आवाज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मेश्राम जी, आप वीवीपैट के बारे में कहते हैं और ईवीएम मशीन के डिफरेंसेस को बताते हैं, पर वीवीपैट ईवीएम मशीन ये नया तकनीक है। इसके पहले बैलेट पेपर होता था, उसमें भी तो टैंपरिंग होता था, उसमें भी तो फ्रॉड होता था। हमारे पास बहुत सारे सबूत है। इन दोनों में अंतर क्या है? बैलेट पेपर इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो मापदंड है
उन्होंने 6 मापदंड बनाए हैं, वो 6 मापदंड में वो बैठता है। मगर ईवीएम मशीन यूनो का जो मापदंड है उसमें 6 में से केवल 4 मापदंड ही पूरा करता है। मगर मैं रिपीटेडली एक बात बताना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुधार करने के लिए वीवीपैट भी लगा दिया। तो अगर वीवीपैट फुल इंप्लीमेंटेशन हो गया तो आपका आंदोलन क्या रुक जाएगा? मैं ये कहता हूं कि यदि वीवीपैट 100% लागू कर दिया तो भी एक नई समस्या महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे सामने आई है। वो क्या है? वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रूल्स बनाए वीवीपैट के संदर्भ में, वो रूल्स वीवीपैट के प्रभाव को नल एंड वॉइड कर देते हैं। कौन से रूल्स है वो? वो रूल्स ये हैं कि उन्होंने काउंटिंग करने के बारे में अगर उन्होंने दूसरा डिमांड वगैरह किया रिकाउंटिंग के लिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है उसको पकड़ा कैसे जाएगा? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लगाने का जो निर्णय दिया है वो निर्णय रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया है, जीरो कर दिया है। यानी उसी स्थिति में हम पहुंच गए। 7 अक्टूबर 2013 का जो स्थिति थी ईवीएम मशीन के बारे में, वहां पहुंच गए। यानी 8 अक्टूबर के बाद में जो होना चाहिए था उसके अनुसार रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए थे। अच्छा, मतलब वीवीपैट इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी जो पेपर ट्रायल प्रिंट निकलेगा वो प्रिंट को काउंट नहीं किया जाएगा। ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने बनाए हैं और इस वजह से ईवीएम मशीन में अगर मान लो मैं कैंडिडेट हूं और मैं ऐसी डिमांड करता हूं कि ये कागज के जो टुकड़े हैं इसकी गिनती करनी चाहिए, मेरे मन में आशंका है ईवीएम मशीन की गिनती के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया हुआ है, ये डिसाइड किया हुआ है कि यदि कोई कैंडिडेट कागज के टुकड़ों की गिनती करने की डिमांड करता है तो वो डिमांड उसकी स्वीकार करनी होगी, और यदि इलेक्शन कमीशन उस डिमांड को स्वीकार नहीं करता है तो वो चुनाव प्रक्रिया अधूरी रह गई है ऐसा माना जाएगा और वो चुनाव असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और अगर ये डिसीजन है तो चंद्रपुर में ये ऐसा मामला हमारे सामने आया है कि वहां के कैंडिडेट ने काउंटिंग करने के लिए डिमांड किया था। वो काउंटिंग करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाए हैं, उसके अनुसार उन्होंने हमको लिख कर दे दिया, वो रूल्स रेगुलेशन लिख कर दे दिया और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ऐसे कोई रूल्स नहीं है और जो है वो उसको रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो रूल्स है इसने 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अप्रभावित किया, गैर लागू कर दिया। इसका मतलब है ये भी एक कंटेम्प्ट का मामला है, ये दूसरा कंटेम्प्ट का मामला है। तो आप कोर्ट में क्यों जाते नहीं हैं? हम लोग बिहार के हाई कोर्ट में गए हैं, चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में गए हैं। अच्छा, और वो हाई कोर्ट में हमारी वो केसेस चल रही है। बिहार के चीफ जस्टिस ने 10 बार मेंशन करने के बाद, इतना अर्जेंट मैटर होने के बावजूद भी हियरिंग के लिए नहीं लिया। बिहार का चीफ जस्टिस ने आपका केस एक्सेप्ट भी नहीं किया? हियरिंग के लिए एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, हम लोग ये कह सकते थे कि भाई आप इसको हियरिंग करो और रिजेक्ट करो, कोई बात नहीं है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मगर उन्होंने इस बात को 10 बार मेंशन करने के बाद भी हियरिंग के लिए नहीं लिया, जबकि बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने हाईकोर्ट में एक केस दायर किया था। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार में हम लोग वीवीपैट का इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं और कर रहे भी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में ही कर रहे हैं, ऐसा चुनाव आयोग कहता है। चुनाव आयोग कहता है, केवल कहने के लिए कहता है, मगर चुनाव आयोग ने उस पर अमल करने का कार्य नहीं किया। जो किया वो 0.033% है, यानी आधा % से भी कम है। और बिहार के चुनाव में भी वो लागू कर रहे होंगे, मगर वो परसेंटेज भी निग्लिजिबल परसेंटेज है। क्या चुनाव आयोग के पास इतने वीवीपैट मशीन है? हमारे पास जो जानकारी है, हमने आरटीआई के तहत जो जानकारी इकट्ठा की है, उनके पास इतने वीवीपैट है ही नहीं। और हैरान करने वाली बात है, 8 अक्टूबर
2013 से लेकर 8 अक्टूबर 2015 आ रहा है। अब 8 अक्टूबर 2015 को 2 साल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का कोई ऑर्डर तक प्लेस नहीं किया। इसका सबूत आपके पास? हमारे पास लिखित सबूत है, दस्तावेजी सबूत है। तो कोई भी प्रयास चुनाव आयोग ने नहीं किया अभी तक वीवीपैट इंप्लीमेंटेशन करने के लिए? अब ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज तो ये कहते हैं कि वीवीपैट का जब बनाने का कंपनी को ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया। अगर ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन या बैलेट पेपर में चुनना है, आप किसको वोट करेंगे? आज के तारीख में मैं ये मानता हूं कि वीवीपैट जो है वो सही तरीके से, रूल्स रेगुलेशन सही तरीके से बनाकर इसको लागू किया जाना चाहिए। ये फास्ट सिस्टम है और अगर ये सही तरीके से लागू नहीं किया जाता तो बैलेट पेपर तब तक लागू किया जाना चाहिए जब तक वीवीपैट 100% लागू नहीं होता। तो वीवीपैट 100% लागू हो गया तो चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आएगा, यह आपका कहना है? मेरा रूल्स रेगुलेशन चेंज किए बगैर ऐसा नहीं लाया जा सकता है। जब तक जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसको 100% वैसा का वैसे लागू करना होगा, तब तक ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, 3 बातें ध्यान में रखना होगा। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग बनाया इसलिए गया। मेश्राम जी, आप देश के लोगों से क्या कहना चाहते हैं वीवीपैट के बारे में, ईवीएम मशीन के बारे में? मैं देश के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत दुखद स्थिति है कि मतदाताओं के हाथ में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। ये ईवीएम मशीन ने ये अधिकार छीन लिया है और लोग इसको हैक करके, कुछ लोग, चुनिंदा लोग, वो अपने हिसाब से कैंडिडेट को चुनवा सकते हैं। मेश्राम जी, धन्यवाद, आपने वंचित आवाज के कार्यक्रम में आए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर आपका ओपिनियन शेयर किया है। अब जनता के सामने एक सवाल है, क्या मेश्राम जी जो बोले हैं अगर वो सच है तो क्या जनता ईवीएम के ऊपर वोट करेगा या नहीं करेगा? यह फैसला जनता को लेना है। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ मौजूद होंगे। जय फूले, जय भीम।